नेक्स्ट है बेटा इसमें गटरमैन रिएक्शंस, गटरमैन अभिक्रिया। गटरमैन रिएक्शंस में क्या होता है, यहाँ पर भी हम डायसोनियम क्लोराइड लेते हैं। डायसोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन के रिंग के ऊपर डायसोनियम क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप लोगों के पास ये बहुत सारी सिंथेटिक प्रॉपर्टीज देता है, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला था बेंजीन के ऊपर N2 प्लस और Cl माइनस, ये डायसोनियम क्लोराइड होगा। और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट क्या करना है, जैसे ऊपर ले रहे थे Cu2Cl2 ले रहे थे, ठीक है ना, क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे थे, यहाँ पर कॉपर लेंगे। क्या लेंगे, कॉपर, और HCl लेंगे। कॉपर HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन, कॉपर SBr लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन, ये इस पर डिपेंड करेगा, है ना। और यहाँ पर हम उसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि हमने HCl ले रखा है इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और प्लस इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन निकल जाएगा। इसको बोलते हैं गटरमैन रिएक्शंस। गटरमैन रिएक्शंस और सैनमियर रिएक्शन में एक ही अंतर है, कैटलिस्ट का। और यहाँ पर Cu2Cl2 लिया जाता है, या Cu2Br2 लिया जाता है, और HCl डाला जाता है, HBr डाला जाता है। HBr दोनों इसमें दोनों Cu2Cl2 में HCl और Cu2Br2 में HBr, तब ये बनेगा, तो ये होगा सैनमियर रिएक्शन। यहाँ पर केवल क्या होगा, गटरमैन में क्या हो रहा है, केवल Cu ले रहे हैं, Cu2Cl2 नहीं ले रहे हैं, Cu ले रहे हैं, HCl ले रहे हैं, और हीट कर रहे हैं, क्लोरोबेंजीन। CuHBr ले सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर क्यूप्रस क्लोराइड लेते हैं, और इस वाले में केवल कॉपर, गटरमैन रिएक्शन में केवल कॉपर। अब जैसे दूसरी रिएक्शन यदि हम इसमें लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से होगा, जैसे हमने क्या लिया यहाँ पर, यह है डाइसोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस Cl माइनस। और यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए हमने लिया Cu प्लस HBr लिया और इसको हमने गर्म किया, तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। ये क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन। और यहाँ पर नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगी, जब हम एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं तो गैस, ये क्या बनती है, गैस। मान लीजिए हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ लगाते हैं तो अवक्षेप होता है, रेजिड्यू जिसको बोलते हैं, है ना, अवक्षेप बन जाता है, नीचे जमा हो जाता है, अवक्षेप होता है, नीचे जमा होने वाला अवक्षेप ऊपर जाएगा गैस फॉर्म में, है ना। तो इस प्रकार से ये है गटरमैन रिएक्शन। तो एक रिएक्शन को और जोड़ना, ठीक है ना, सैंडमियर रिएक्शंस एंड गटरमैन रिएक्शंस। और इसके बाद और है बेटे, देखो एक रिएक्शन और है, बल्ज वर्ल्ज सीमेन अभिक्रिया, ठीक है ना। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने फ्लोरोबेंजीन को बनाया, इन्होंने क्या किया, फ्लोरोबेंजीन को बनाया स्पेशली रिएक्शन से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। देखो यहाँ पर क्या होगा, वर्ल्ज सीमेन ने क्या किया, एनिलीन, बेंजीन रिंग के ऊपर यदि NH2 है तो क्या बोलते हैं बेटा उसको, यदि बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 लगा दें तो इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम हो जाता है एनिलीन। क्या नाम होता है बेटा इसका, एनिलीन। पूछूंगा मैं आप लोगों से, एनिलीन, ठीक है ना, इसको क्या नाम देते हैं, एनिलीन। और इस एनिलीन से हम पहले क्या बनाएंगे, डाइसोनियम क्लोराइड बनाएंगे। डाइसोनियम क्लोराइड क्या होता है बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर N2 प्लस Cl में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर N2। इससे हम क्या करेंगे, पहले डाइसोनियम क्लोराइड बनाएंगे। इसका सिंपल मेथड क्या होता है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर NaNO2 लेते हैं प्लस HCl लेते हैं, और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं, है ना। या 273 केल्विन टू 278 ले सकते हैं, है ना। तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो यहाँ पर ये क्या बना देगा, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड क्या बना देगा, बेंजीन यहाँ पर आएगा N2 प्लस Cl माइनस। ये है बेटा हमारे पास डाइसोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, डाई एजोनियम क्लोराइड। इसको हम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड कहते हैं, पूरा नाम इसका बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड।
और प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है ना। जब ये बन जाए बेटा, देखो हमारे पास मेन प्रोडक्ट है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, तो फिर बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड की हम रिएक्शन करवाते हैं। ये है, इसको बोलते हैं बल्ज स्कीमैन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या होगा, ये तो डायजोनीकरण है, ये अलग अभिक्रिया है, ये अलग अभिक्रिया है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइसोनियम क्लोराइड लेंगे, बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोबोरिक फ्लोरिक एसिड, है ना, बोरिक एसिड HbF4। ठीक है ना। और इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए, यहाँ पर बनेगा फ्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा बेटा, इसमें फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, यानी कि बेंजीन इनके ऊपर फ्लोरीन आ जाएगा। पहले तो एक संयुक्त कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं, यहां से देखो ये वाला मिल करके ये HCl बना देगा, लेकिन उसके बाद जो दूसरा ये बनेगा, ये बनेगा N2 प्लस हो जाएगा और BF4 माइनस हो जाएगा, प्लस HCl निकल जाएगा। ये बीच में एक प्रकार का कंपाउंड बनता बेटा, है ना, जिसको हम थोड़ी देर के लिए बनाते हैं। ठीक है ना। फिर इसको गर्म करते हैं, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, N2 प्लस BF4 माइनस, इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने से क्या होगा, ये बना देगा हमारे पास फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, BF3 निकल जाएगा इसमें, और नाइट्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। तो इस प्रकार से फ्लोरोबेंजीन, मेन जो बल्ज स्कीमैन अभिक्रिया है बेटा, वो यहाँ से शुरू है ना। लेकिन हमें यहाँ से इसलिए लिखना है कि हमें एनिलीन का पता भी होना चाहिए। अब आपके पास देखो कितना महत्वपूर्ण है, इस टाइप से पूछा जा सकता है कि एनिलीन से फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, तो आपको इस रिएक्शन का पूरा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, इस टाइप से हम इसको पूरा बना सकते हैं, तो इस प्रकार से बन जाएगा। और इसको बोलते हैं बल्ज सीमैन अभिक्रिया, ये स्कीमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं या सीमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है बेटा, बल्ज स्कीमैन रिएक्शन। हो गया। चलो, इस प्रकार से हम इसको, इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें जो इसके हेलोएरिन्स हैं, इनके भौतिक गुण, कि भौतिक गुण किस प्रकार से हो सकते हैं, जिनके भौतिक गुण क्या क्या माने जाते हैं। तो भौतिक गुण में यदि देखें तो पहला इसमें लिखा हुआ है कि एक तो रंगहीन होता है, द्रव होता है, और क्रिस्टलीय ठोस होता है बेटे। द्रव्य होता है, और यदि ठोस के फॉर्म में मिला तो क्रिस्टलीय ठोस होंगे। जैसे हम बादाम को पीस लेते हैं, इस प्रकार की इनकी गंध आती है, पीसे हुए बादाम की तरह जैसे गंध आती है ना। और विलीयता क्या होती है, जल में अविलेय होता है और कार्बनिक यौगिकों में विलेय हो जाते हैं। जल में क्या होंगे, अविलेय होंगे। ठीक है ना। जैसे कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, देखो यहाँ पर यदि हम देखेंगे कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CH3CH2OH। डाई एथिल ईथर, बताओ इसका फॉर्मूला बताओ, डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला किसको मालूम है बेटा, CH3 CH2 हम्म, O बोलो। CH2 हाँ बिल्कुल, ये होगा, देखो CH3CH2O CH2CH3, ये है बेटा डाई एथिल ईथर, है ना। ये कार्बनिक क्या होते हैं, विलायक माने जाते हैं। इनमें क्या हो जाता है, इन आसानी से घुल जाते हैं। और जल में अल्प ध्रुवीय होने के कारण क्या होता है बेटा, इसमें कि जो अल्प ध्रुवीयता के कारण क्या होंगे, जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना। ये अल्प ध्रुवीय होते हैं, जिसके कारण ये क्या नहीं करते, इनके साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। ठीक है ना। और इसलिए उनकी विलीयता नहीं हो पाती। ठीक है। और अल्प विलीय होने के कारण क्या होगा,
जो इसमें हमारे पास क्या होंगे, जैसे सपोज दैट उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगे, तभी तो विलेयता होंगे उनके, है ना। तो उन हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए जो है क्या होंगे, अविलेय होंगे। घनत्व देखो बेटा, घनत्व के बारे में यदि देखेंगे तो घनत्व तो बहुत सिंपल चीजें होती है इसमें। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो आकार, देखो आकार बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा। तो सिंपल एक लाइन में हमने लिखा हुआ है कि जैसे आकार बढ़ेगा घनत्व बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पर हमने क्या लिया कि जैसे फ्लोरोबेंजीन लिया। अब फ्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लगा दो, ये फ्लोरोबेंजीन हुआ। और उसके बाद क्लोरोबेंजीन लिया, तो बेंजीन का आकार तो दोनों में बराबर है, बेंजीन तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन फ्लोरीन थोड़ा छोटा होता है और क्लोरीन थोड़ा बड़ा होता है। इसका आकार बढ़ा, इसलिए घनत्व तो किसका ज्यादा है, क्लोरोबेंजीन का। यदि इसके आगे ब्रोमोबेंजीन होता है, मान लीजिए सपोज ब्रोमोबेंजीन होता है, तो इसमें क्या होगा, इसका आकार और ज्यादा बड़ा होगा। तो आकार बढ़ेगा तो इसका घनत्व क्या होगा, और अधिक हो जाएगा। तो ये याद रखना आपको कि आकार बढ़ने से घनत्व भी बढ़ेगा, जितना बड़ा आकार होगा उतना घनत्व अधिक होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई बेटा। जी सर। घनत्व बढ़ेगा आकार के साथ, जैसे आकार बढ़ेगा वैसे घनत्व बढ़ जाएगा। ठीक हो गया, तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। और उसके बाद है बेटा गलनांक और क्वथनांक। देखो गलनांक क्वथनांक भी क्या है, आकार बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक भी बढ़ेगा, ये लाइन है, ठीक है ना। तो आकार सिंपल, वही किसका गलनांक क्वथनांक ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा इसमें ब्रोमो बेंजीन का होगा, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें भी याद रखनी है आपको। ये जो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है पहले वाला, ये क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल लाइन होती है लेकिन हमें याद रखनी होगी। ठीक है, चलो इसके बाद देखो बेटा, इसमें यहाँ है क्लोरोबेंजीन तथा अन्य हेलोएरिन्स की रासायनिक गुणधर्म। ठीक है ना, तो इसमें देखो पहले यदि हम इसके गुणधर्म को देखते हैं तो ये पहले कहता है, इस यहाँ पर अनुनाद को समझाया हमने। यदि सबसे पहले देखेंगे तो इसके जो गुण हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो पहले हम अनुनाद को समझते हैं बेटा, इसमें क्या होगा, अनुनाद किस प्रकार से होगा। ठीक है ना, इस अनुनाद को समझते हैं कि अनुनाद किस प्रकार से होता है। रेजोनेंस तो जानते हैं आप, रेजोनेंस अंग्रेजी में रेजोनेंस बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं इनको अनुनाद। क्या बोलते हैं इसको, अनुनाद। तो चलो मैं अनुनाद को समझा देता हूँ कैसे कैसे हो सकता है अनुनाद। एक मिनट इनको हटा देता हूँ बेटा, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो अनुनाद क्या होता है ना, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो अनुनाद किसे कह सकते हैं हम, एक मिनट है, ठीक है ना। तो अनुनाद किसे कहते हैं, यदि हम पहले देखेंगे तो अनुनाद होता क्या है। तो यहाँ देखो बेटा, अनुनाद क्या है, अनुनाद हम कह सकते हैं ये स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। जो अनुनाद होता है ये स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि अधिक अनुनाद संरचनाएं क्या होंगी, अधिक स्थायी होंगी। ठीक है ना, यहाँ पर हमें समझना होगा कि मान लीजिए जिसकी जितनी अनुनाद संरचनाएं होंगी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अधिक अनुनाद संरचनाएं, या जिनके अधिक अनुनाद अनुनाद संरचनाएं, अधिक अनुनाद जो संरचनाएं होंगी होंगी स्थायित्व को प्रदर्शित करती, स्थायी गुण को प्रदर्शित कर सकती हैं। हम स्थायी भी लिख सकते हैं उसको, है ना, स्थायी गुण को प्रदर्शित करती है, को प्रदर्शित करती हैं। अब देखो अनुनाद संरचनाएं होती कैसे, जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा तो किस प्रकार, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए पहले शुरुआत इससे करते हैं, कार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोगों ने देखा होगा CO2 के फॉर्म में रहता है ना।
तो जो CO2 है इसकी यदि संरचना देखेंगे तो C डबल बॉन्ड O है ना, CO2, तो कार्बन के पास ऐसे होगा। लेकिन जो इसकी अनुनाद संरचना बनाएगी वो किस प्रकार से होगा, जैसे C है और एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो इस पे तो डबल बॉन्ड है सीधे बेटा, लेकिन ये डबल बॉन्ड ऐसे मूवमेंट करने लग जाए, है ना, मूवमेंट करने लग जाए, अल्टरनेट होना चाहिए उसके लिए, अल्टरनेट, एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, तो तब उसको हम क्या कह सकते हैं, अनुनाद संरचना कह सकते हैं। चलो उसी बेंजीन से समझ लेते हैं, इसमें नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट कंडीशंस में नहीं है। मान लीजिए ये बेंजीन है बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, ठीक है ना। अनुनाद संरचनाएं बहुत दो काम करती हैं, एक तो हमारे दिखाएगा, क्या दिखाएगा कि डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं, ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है बेटा। तो पहले हम अनुनाद संरचना को, बेंजीन को देखते हैं। तो बेंजीन में क्या होता है कि बेंजीन में सीधे इस बेंजीन रिंग के ऊपर सबसे ऊपर क्या होता है, एक क्लोरीन होता है, ठीक है ना। और इस क्लोरीन को समझने के लिए किस प्रकार से लेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर लेते हैं कैलकुलेट स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होगा, कैलकुलेट स्ट्रक्चर। ये बेंजीन रिंग इस टाइप से बनाना है और इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड क्या होंगे, अल्टरनेट कंडीशंस होंगे, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से, क्लियर। यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन के पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। 17 है। अब तो सभी बच्चों को याद हो जाना चाहिए, है ना। क्लोरीन कितना है, 17, यानी कि 2 8 7, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 7। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे, देखो ये हम इसके इलेक्ट्रॉन को अलग कलर्स में दिखा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस डॉटेड से ऐसे दिखाते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, सातवां कहाँ गया, सातवां इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, सातवां क्या है, इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है ना। और उस बॉन्ड के कारण इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दिया होगा। अब होगा क्या, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है और कितने हैं, 3 जोड़े, 3 पेयर हैं इसके पास। ये क्या करता है, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां पर डोनेट करता है, कहां पर, यहां पर, ठीक है ना। अब जैसे ये डोनेट करेगा, ये यहां पर डोनेट करेगा, तो इससे क्या होगा, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये भी जोड़ा है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन, ये यहां मूवमेंट कर देंगे, ये ध्यान रखना है इसका। किस प्रकार से, जैसे मैं दिखा देता हूं, इन इन इलेक्ट्रॉनों को यहां पर दिखाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड होता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आए और यहां पर एक बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड। तो ये जो है इस प्रकार से बन गया, जैसे बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और इस पोजीशन पर आ गया Cl। अब कितने बचे, 2 यहाँ 2 4, ठीक है ना। लेकिन जो ये डबल बॉन्ड है बेटा, देखो ये डबल बॉन्ड है, ये कहाँ शिफ्ट हो गया, इस वाली पोजीशन पर, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ये माइनस के फॉर्म में आ गए, क्लियर। और यहाँ पर डबल बॉन्ड था पहले से, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, क्लियर हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इसके ऊपर आ गए। फिर क्या हुआ बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये मूवमेंट हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर माइनस चार्ज आया, ये देखो यहाँ पर जो आएगा नेक्स्ट, ये आएगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाते हैं, इस वाले जहां पर सिंगल बॉन्ड है ना। जैसे ही यहाँ आएंगे फिर ये डबल बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये आगे होगा यहाँ, इस वाले पोजीशन पर। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का रोटेशन हो रहा है, देखो यहां से ये ऐसे चलेगी, यहाँ डबल बॉन्ड था, ये C है, यहाँ देखो ये डबल इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ऐसे रोटेशन हो रहा है बेटा, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, है ना। इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए इस वाली पोजीशन पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, यहाँ क्या आया, डबल बॉन्ड पहले से था, ये नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। फिर क्या हुआ, इन इलेक्ट्रॉनों का जो इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों, ये यहाँ पर शिफ्ट हो गए इस वाली पोजीशन पर, ठीक है ना। और जैसे ही यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, बॉन्ड यहाँ बनेगा, फिर ये क्या होंगे, इससे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर वाले में। तो इस प्रकार से क्या होगा बेटा, ये अगला जो स्ट्रक्चर बनाएगा वो इस प्रकार से बनाएगा कि ये क्या होंगे, जैसे हमारे पास क्लोरीन है,
ये आगे चलता जा रहा है ना, देखो इस टाइप से, क्लोरीन है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये Cl लगा हुआ है, ये Cl है, इस पर जगह नहीं थी बट मैंने इसलिए, है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे दिखा दिया, है ना। अब यहाँ देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ तो डबल बॉन्ड पहले से है, यहाँ जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, वो इसमें चले गए, यहाँ के जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ गए, इस वाले पोजीशन पर आ गए, माइनस। अब देखो इसके बाद फिर एक घटना और होती है, देखो वो क्या है, यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, इस वाले बॉन्ड पे चले जाएंगे, जैसे ही यहाँ जाएंगे फिर ये जो डबल बॉन्ड था ये वापस वहीं चले जाएगा, है ना। तो इस पर यदि हम देखें तो किस प्रकार से बनेगा, जैसे बेंजीन रिंग है, यहाँ तो बॉन्ड बन गया बेटा, यहाँ तो बॉन्ड बन गया था, यहाँ भी बॉन्ड बन गया था, यहाँ वाले जो दो इलेक्ट्रॉन थे ये कहा यहाँ बॉन्ड बना दे, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ बॉन्ड बना दिया, अभी खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है, इनको हटाऊंगा मैं अभी, है ना। और जो यहाँ सिंगल बॉन्ड था वो वापस, जिसने जो क्लोरीन ने लिया था, जैसे जो क्लोरीन डबल बॉन्ड आ रखा था, ये वापस चले गए ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन वापस चले गए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यानी कि दो दो चार और दो छह वापस आ गए। अब क्या फायदा हुआ बेटा हमें इससे, जब इलेक्ट्रॉन छह के छह वही हैं तो कोई फायदा हुआ क्या, कुछ दिखाई दे रहा है इन दोनों में, कोई चेंजेस आए क्या, कुछ चेंजेस आए या नहीं आए, देखो तो पहले स्ट्रक्चर में और ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है इसमें कोई परिवर्तन आया या नहीं आया, इस वाले स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में अंतर आया, बस बाकी तो कुछ अंतर नहीं है ना। देखो ये रोटेशन आया, ये क्या आया, रोटेशन आया, तो इसके कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, देखो एक दो तीन चार और पांच, हुए कि नहीं हुए, इसके पांच रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यदि कोई इससे ज्यादा छह वाला होता, इससे ज्यादा छह वाला हो जाता तो वो ज्यादा स्थायी होता है, तीन वाला होता तो कम स्थायी होता है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि जितने अधिक क्या होंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, उतने अधिक क्या होंगे उनकी स्थायित्व होगा, उतना ज्यादा वो स्थायित्व होगा, ठीक है ना। जितने ज्यादा किसी माने कोई कंपाउंड हमारे पास है या कोई पदार्थ है, जितने ज्यादा इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतना अधिक उनका क्या होगा, स्थायित्व होगा, उतने ज्यादा स्थायी होंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल बॉन्ड हो गया, जहां सिंगल बॉन्ड था वहां डबल बॉन्ड हो गया, और उनके बीच रोटेशन आ गया, ये मूवमेंट। दूसरा एक चीज और देखोगे, ये इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक होता है, यदि इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन को पाना चाहते हैं इलेक्ट्रोफाइलिक अटैक होगा, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होगा, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोफाइल यदि क्या कर रहा होगा, इस पर आक्रमण कर रहा होगा, तो हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, ठीक है ना। और यदि न्यूक्लियोफाइल होगा तो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मेटा पोजीशन पर। तो ये ध्यान भी रखना आपको, इस प्रकार की चीजें भी हमें ध्यान रखनी, ठीक है। तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हुए, जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा स्थायी होगा हमारा जो तत्व होगा या एलिमेंट्स होंगे, है ना, जो हमारे तत्व नहीं सॉरी जो कंपाउंड होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, सबकी समझ में आ गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। इसीलिए तो हम इसको कैसे दिखाते थे कि बेंजीन रिंग दिखाते हैं और उसके अंदर गोला दिखाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, इसीलिए दिखाते बेटे इसको। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये अनुनाद संरचनाएं हो गई, ठीक है ना। हमने पांच अनुनाद संरचनाएं इस प्रकार से दिखा रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से दिखाया, ठीक है ना, ये मूवमेंट आया और पूरा जाकर के लास्ट में आ गया। उसके बाद है बेटा CX बॉन्ड के कार्बन संकरण की अवस्था। CX बॉन्ड में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी, तो यदि हम इसका संकरण अवस्था देखते हैं तो आप लोगों को पता लग जाना चाहिए संकरण क्या किसे कहते हैं और किस प्रकार से हो सकता है ना। तो देखो हम यहाँ पर लेते हैं संकरण, यहाँ पर कार्बन है, ये देखो एक कार्बन है, इस पे ऐसे जुड़ा हुआ बेटा, बेंजीनिंग ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है ना, ये बेंजीनिंग, इस बेंजीनिंग में एक क्लोरीन लगा हुआ है, क्योंकि हमें संकरण देखना है इसका, यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन, और प्रत्येक पोजीशन पे क्या लगा है, हाइड्रोजन, इनमें हाइड्रोजन भी तो लगा है ना, डबल डबल बॉन्ड लगे हुए अल्टरनेट, ऐसे अल्टरनेट का मतलब एक अंतर, एक के अंतर में ये सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड,
है ना, एकांतर बोलते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनमें प्रत्येक पोजीशन पर हाइड्रोजन लगा देते हैं। इन प्रत्येक पोजीशन पर हमने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक, क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर होगी। अब संकरण देखो बेटा, कौन बताएगा इसमें कौन सा संकरण है? बताओ बेटा, कौन बताएगा संकरण कौन सा? कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। संकरण कैसे देखते हैं? शॉर्टकट तरीका है। इस कार्बन में जाओ, एक कार्बन को पकड़ लो, मैंने एक कार्बन पकड़ लिया, ठीक है? इसमें बॉन्ड कितने? बॉन्ड बताओ बताओ, कितने बॉन्ड है बेटा इसमें? 2 दो नहीं हुए। दो कहाँ है? एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। कार्बन के पास 4 बॉन्ड है। इन 4 बॉन्डों में देखो सिग्मा बॉन्ड कितने? एक ये हो गया, दो ये हो गया, 3 हो गए। यहाँ एक डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है बेटा? 3 सिग्मा बॉन्ड है। मैंने आपको एक टेबल बताई थी शुरू शुरू में, यदि याद हो आप। यदि एक सिग्मा बॉन्ड है तो एस हाइब्रिडाइजेशन, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 5 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 6 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना, 7 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये है बेटा। अब देखो, हमने इस कार्बन को पकड़ा, यहाँ पर देखा 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, सीधे हमारे पास क्या आएगा? sp2 संकरण है। इसमें कौन सा संकरण है? sp2 संकरण। किसी और कार्बन को देखो तब भी वही कहानी होगी। मान लीजिए हमने इस कार्बन को देखा, इस कार्बन से कितने बॉन्ड लगे हुए हैं? तो देखो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड तो लगेंगे। कार्बन जहां होगा 4 बॉन्ड होंगे। अब उन 4 बॉन्डों में क्या होगा? 3 तो सिग्मा है, जो सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा है, लेकिन एक पाई है। जहां 2 बॉन्ड होंगे, जहां पर क्या होंगे बेटा? 2 बॉन्ड होंगे, तो उसमें से एक तो सिग्मा होना ही होना है, और एक क्या होगा? पाई होगा। जहां त्रिबंध है, 3 बॉन्ड है, तो वहां एक सिग्मा होगा और 2 क्या होंगे? पाई होंगे। ये याद रखना। शॉर्ट छोटी छोटी चीजें, ठीक है ना? यदि हम s ऑर्बिटल को देखते हैं तो s ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? हमेशा s ऑर्बिटल का आकार कैसा? गोल होता है, स्फेरिकल है। p ऑर्बिटल जो होगा, s ऑर्बिटल जिसको हम s कहते हैं, p ऑर्बिटल होगा, उसका आकार कैसा होगा? वो डमरू के आकार का होता है। ऐसे p जो होगा वो डमरू के आकार का होगा। अब जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ध्यान रखना, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं हमेशा s वाले बॉन्ड, ये हमेशा ऐसे जुड़ते हैं, जैसे ये ऐसे जुड़े हुए अक्षीय स्थिति में जुड़ते हैं। या जैसे मान लीजिए पी पी बॉन्डिंग बना रहे तो ऐसे जुड़ेंगे। ये हुए हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई बॉन्ड जो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे ये है, थोड़ा सा यहाँ से जुड़ा और थोड़ा यहाँ जुड़ा, ये पाई बॉन्ड होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा जिनको हमें सीखना है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो इसमें कौन सा संकरण है? sp2 संकरण। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोबेंजीन में, ब्रोमोबेंजीन में या आयोडोबेंजीन में इसमें किस प्रकार का संकरण होगा? sp2 संकरण होगा, ठीक है ना? आप यहाँ पर यदि देखेंगे तो इसमें क्या होता है बेटा? ये माना जाता है, इसकी विलीयता को देखते हैं, है ना, कि ध्रुवीयता क्या है, ध्रुव क्या है, किस प्रकार से। यहाँ पर देखेंगे तो ये अल्प ध्रुवीय है, ठीक है ना? कार्बन और क्लोरीन के बीच ध्रुवीयता गुण तो होता है, ध्रुवीय गुण होता है, लेकिन ये कम होगा, कम ध्रुवीय होगा, कम ध्रुव बनाएंगे। क्यों बनाएंगे कम ध्रुव? यहाँ पर यदि HCl होता है तो ज्यादा ध्रुव बन जाता है, लेकिन इसके बीच क्यों बनेगा कम?
यहाँ पर यदि देखेंगे तो ये अपने आप में क्या है बेटा, ये जो बेंजीन रिंग है ये स्थायी रिंग है। ये क्या है, स्थायी रिंग है, क्योंकि इसके अंदर रोटेशन, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लेकिन देगा भी नहीं और ये ले नहीं पाएगा, तो इसमें क्या हो जाता है, ध्रुवीय गुण कम होता है। और जब कम ध्रुवीय गुण होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा। हाइड्रोजन में ये H2O में कौन घुलेगा, पानी में कौन घुलेगा, पानी में वो घुलेगा बेटा जो इन हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ पाएगा, तो प्रबल है। और इसको घुलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको घुलेगा कब, जब ये इसका बॉन्ड जो है इसके बॉन्ड को तोड़ पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा, जिससे थोड़ा प्रबल होता है तो यह आसानी से तोड़ देता है। तो अल्प विलेय होने के कारण कारण यह हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ पाएगा, कम ध्रुवीय है, ठीक है, और जिसके कारण ये बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा, इसलिए जल में कम घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, कम घुलनशील होता है। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं बेटा कि ये क्या है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग क्या होगी, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन क्या होगा, कम विलेय होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, CX बॉन्ड क्या होगा, ध्रुवीय ध्रुवीय बंध बनाते हैं, ठीक है ना, और ध्रुवीय बंध के कारण ही अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा वाला, जिसे हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से ये अभिक्रियाएं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा इसमें केमिकल रिएक्शंस, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना, ये केमिकल प्रॉपर्टीज है। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया। ये न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, कोई बता सकता है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रिया, ये देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस नाभिक। को चाहने वाला। हाँ बिल्कुल, न्यूक्लियस को चाहने वाला, गुड गुड। तो न्यूक्लियस को चाहने वाला, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियस को चाहने वाला कैसे होगा, हमेशा वो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल होगा नेगेटिव चार्जेस, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये है न्यूक्लियोफाइल। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी अभिक्रियाएं होनी है, इनकी अभिक्रियाएं होनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा, पहला है हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो ये सारे न्यूक्लियोफाइल है, जो हाइड्रोक्सी समूह है उसके द्वारा किस प्रकार से प्रतिस्थापन हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है अमीनो या अमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन, जो अमीन समूह है उसके द्वारा प्रतिस्थापन। तीसरा है इसके बाद साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है ना, तो इसमें 3 प्रकार के प्रतिस्थापन है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन समझते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पहले से, बिठा देते हैं, एक मिनट। चलो इसको देखो बेटा, यदि हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सी पहले है इसमें हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, तो हाइड्रोक्सी समूह किसके द्वारा किस प्रकार से प्रतिस्थापन हो सकता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोक्सी समूह क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, हाइड्रोक्सी समूह क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, देखो बेटा इस पहले रिएक्शंस को देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला नंबर ले लेते हैं, हमने लिया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl, क्या बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर Cl लिया, है ना, और इस पर हम हाइड्रोक्सी समूह, तो हाइड्रोक्सी समूह होता है NaOH, यहाँ ये NaOH किस लिया हमने, है ना, और कैसे लिया, एक्वस लिया, जलीय वाला, ठीक है ना। इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 होंगे बेटा इसमें, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। और एक मिनट इसको दोबारा लिख लेता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। प्लस क्या करते हैं, प्लस 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, NaOH, और ये कैसा होगा, एक्वस होगा, जलीय वाला होगा। मैंने आपको बताया था कि जब जलीय वाला लेते हैं तो तब क्या करता है, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया करता है ना, और यहाँ पर टेम्परेचर हम ले लेंगे 623 केल्विन के अलावा, कितने लेंगे, 623। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, है ना, यदि आपको लगे तो ठीक है, अदरवाइज इसे जरूरत नहीं,
30 केल्विन और 300 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर दाब होगा। और इसमें क्या होता है कि जब ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर बना देता है ONA। क्या बना देगा, ONA। और प्लस इसमें क्या लिखा जाएगा, NaCl प्लस H2। एक तो NaCl निकलेगा और प्लस H2। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। सोडियम फिनॉक्साइड को हम अगेन रिएक्शन करवाते हैं। देखो सोडियम फिनॉक्साइड ये हुआ। अब सोडियम फिनॉक्साइड क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम बेंजीन रिंग लेंगे और इस पर हम क्या करेंगे, ONA ले लेंगे, ठीक है ना, ONA। और यहाँ पर क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाएंगे। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, डाइल्यूट HCl। तो जैसे हम डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाएंगे बेटा, तो देखो डाइल्यूट HCl की रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OH। इसका नाम क्या होगा बेटा, फिनॉल। गुड, ठीक है ना, फिनॉल बन जाएगा। और साथ साथ में क्या होगा, यहाँ पर NaCl निकल जाएगा। देखो बेटा ये फिनॉल बना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फिनॉल, ठीक है ना, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। ये सोडियम फिनॉक्साइड है, क्लोरोबेंजीन है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, ये पहली रिएक्शन है बेटा जो हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन कर सकते हैं। दूसरा इसी टाइप से देखो, यहाँ पर जो OH था वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में उसने काम किया। किस रूप में काम किया, न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो उसने न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन की और उसने क्या बना दिया, फिनॉल बना दिया। क्लियर, इतनी बात समझ में आई बेटा, ठीक है ना। इसी प्रकार से अमीनो ग्रुप और साइनो ग्रुप से होगा, ठीक है। चलो इसको मैं